हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु जोशी और इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। चलिए इसमें हम आगे अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन। इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट मेथड और स्टेप बाय स्टेप मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो पॉइंट बाय पॉइंट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रिटिकल फॉल्ट क्लियरिंग एसोसिएटेड विथ एंगल डेल्टा। तो इसमें जो हमारा जो मोटिव है वो है वैल्यू फाइंड आउट करना डेल्टा की। So swing curve, that is the angle versus time graph, is plotted for each machine to know the tendency to remain stable। हम सबको पता है कि स्विंग इक्वेशन क्या है। ये एक ग्राफ है जिसके ज़रिए हम पता लगाते हैं कि मशीन स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। सो बेसिकली ये जो मेथड है ये सिंगल मशीन और मल्टी मशीन सिस्टम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन दिस मेथड डिटरमाइंस द चेंजेस इन रोटर एंगुलर पोजीशन ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें हम ईच इंटरवल के बाद हम एंगल फाइंड आउट करते हैं और ईच स्पेसिफिक इंटरवल के लिए हम ये एंगल फाइंड आउट करते हैं और पूरे ड्यूरेशन तक हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं और बाद में हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि सिस्टम स्टेबल होगी या नहीं। अगर एंगल डेल्टा कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है तो हमारी सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगी, और अगर एंगल डेल्टा कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है और आफ्टर सम टाइम अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो हमें ये पता चलता है कि हमारी सिस्टम स्टेबल रहेगी। सो द सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा टी is obtained at discrete interval of time with interval spread delta t uniform throughout। so हम इस मेथड में क्या करते हैं, एक इंटरवल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल डेल्टा टी, और एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल डेल्टा टी हम फाइंड आउट करते हैं एंगल, और इसके जरिए हम पता लगाएंगे कि हमारी सिस्टम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल। और हमें यह भी पता है कि हमारा जो एक्सेलरेटिंग पावर है और हमारी एंगुलर स्पीड है वेलोसिटी ओमेगा, ये दोनों टाइम के फंक्शन है, मतलब कि टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हमें डेल्टा ऑफ टी फाइंड आउट करना है तो हमें एक्सेलरेटिंग पावर पी ए एंड ओमेगा, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा अगर हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है तो, बिकॉज डेल्टा जो है वो भी टाइम का फंक्शन है और उसी तरह एक्सेलरेटिंग पावर पी ए एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये दोनों भी टाइम ऊपर डिपेंडेंट है। तो इक्वेशन तो हमें सब पता ही है, एम डी स्क्वेयर डेल्टा बाई डी टी स्क्वेयर दैट इज अवर एक्सेलरेटिंग पावर पी ए, और ये बराबर होता है हमारा मैकेनिकल इनपुट पी एम और इलेक्ट्रिकल आउटपुट पी, इन दोनों का डिफरेंस हमारा एक्सेलरेटिंग पावर होगा। तो फाइनली डी स्क्वेयर डेल्टा बाई डी टी स्क्वेयर क्या होगा, अगर मैं ये एम डिनोमिनेटर में पुट कर देता हूं तो ये होगा 1/m मल्टीप्लाई बाई पी एम माइनस पी मैक्स साइन डेल्टा, और ये हमारा एक्सेलरेटिंग पावर है पी ए। तो डी स्क्वेयर डेल्टा बाई डी टी स्क्वेयर में लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू पी ए बाई एम, और एम ये हमारी एंगुलर मोमेंटम है जी एच अपॉन पाई एफ, ये एक्चुअल वैल्यू है। और अगर मैं इसे पर यूनिट में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू एच अपॉन पाई एफ। तो ये सब हमारा बेसिक होगा टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन, और दूसरा नाम है पॉइंट बाय पॉइंट मेथड और तीसरा नाम है स्टेप बाय स्टेप मेथड। ये तीनों नाम बड़े ही फेमस है, आप कहीं
कोई भी बुक उठा लोगे सब में ये तीनों नाम आपको मिल जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर नाम से ये मेथड फेमस नहीं है, तीनों के तीनों नाम जनरली सब जगह यूज होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द बेसिक assumption used for point by point method or step by step method. So first assumption is angular power pa and angular acceleration alpha are constant from middle of preceding interval to the middle of present interval being considered and computed at the beginning of interval is assumed to remain constant. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट assumption है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि ये जो एक्सेलरेटिंग पावर pa है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ये मिडल ऑफ प्रीसीडिंग इंटरवल टू द मिडल ऑफ प्रेजेंट इंटरवल, इन दोनों के बीच में ये कांस्टेंट रहेगा। कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? एक्सेलरेटिंग पावर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कहां से कहां तक कांस्टेंट रहेगी? मिडल ऑफ प्रीसीडिंग इंटरवल टू द मिडल ऑफ प्रेजेंट इंटरवल। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम ग्राफ देखेंगे, बट फिलहाल आप ये कंसीडर करिए कि मिडल ऑफ प्रीसीडिंग इंटरवल टू द मिडल ऑफ प्रेजेंट इंटरवल, इन इंटरवल में एक्सेलरेटिंग पावर pa एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट रहेंगे। ओके, सेकंड assumption कौन सा है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा computed at the middle of an interval remains constant from beginning to end of interval considered. ये क्या होगा? ओमेगा, हमारी ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये किसी भी इंटरवल के शुरुआत में और किसी भी इंटरवल के उसी इंटरवल के एंड में, मतलब कि किसी इंटरवल के शुरू से लेकर एंड तक वो कांस्टेंट रहेगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये इसका भी मैं आपको आगे ग्राफ दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, ये फर्स्ट ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन पावर pa, दैट इज अवर एक्सेलरेशन पावर। ओके, ये ग्राफ ऐसे क्यों आता है पहले मैं ये आपको बता देता हूं। देखिए नॉर्मली क्या होगा, एक्सेलरेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आया तो वो टाइम के बढ़ने तक वो जो डिस्टर्बेंस है वो कम होता जाएगा एज इंक्रीज ऑफ टाइम। तो मशीन भी क्या होगा, अगर मशीन में एक्सेलरेशन बढ़ा तो वो टाइम के हिसाब से वो कम होता जाएगा, तो उसका ग्राफ जो है वो इस फॉर्म में आएगा, डिक्रीमेंट के फॉर्म में। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो कम होता जाएगा एज द पासिंग ऑफ टाइम। टाइम के सापेक्ष में वो जो मशीन का एक्सेलरेशन है वो कम होगा। तो ये ग्राफ जो है वो इस शेप में आएगा। अब नेक्स्ट चीज, एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, बट ये जो फॉर्मेट लिखा है वो t/Δt है, मतलब कि ये सैंपल इंडिकेट करता है। सपोज के इंटरवल है हमारा 0.1 सेकंड, क्लियर, डेल्टा टी है हमारा 0.1 सेकंड। सपोज के मैं एक इंटरवल कंसीडर करता हूं 0.1 सेकंड का, और मैं ये कैलकुलेशन करूंगा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो डेल्टा टी हो गया 0.1 सेकंड, टोटल ड्यूरेशन हो गया 1 सेकंड। तो t/Δt क्या होगा, t/Δt होगा 1/0.1, मतलब कि 10। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल और टोटल नंबर ऑफ इंटरवल। क्लियर, तो t/Δt वो इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल नंबर ऑफ इंटरवल है n, क्लियर, तो टोटल टाइम हो गया t, ईच इंटरवल का टाइम हो गया डेल्टा t, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल हो गए n। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट बात रिगार्डिंग ग्राफ। शेप डिक्रीमेंट में आएगा,
एक्सेलरेशन पावर का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और t बाई डेल्टा टी इंडिकेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल। और दूसरी बात, ये n क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इंटरवल, बट ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये nth इंटरवल यहां पर खत्म हो रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल n-1 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरवल है ये यहां पर खत्म हो रहा है। ऑन द सेम वे n-2 इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरवल यहां पर खत्म हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गई हमारी थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट ग्राफ डिक्रीमेंट में आएगा, दूसरा पॉइंट t बाई डेल्टा टी, थर्ड पॉइंट एंड ऑफ ईच इंटरवल, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरवल यहाँ पर खत्म हो रहा है, n-1 यहाँ पर खत्म हो रहा है, n जो है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब बात करते हैं अजम्पशन की। इसमें मैंने कहा था कि एक्सेलरेटिंग पावर pa वो कांस्टेंट है फ्रॉम द मिडल ऑफ प्रीसीडिंग इंटरवल टू द मिडल ऑफ प्रेजेंट इंटरवल, और ये बात आप यहां पर देख सकते हैं। एक्सेलरेशन पावर p है, pa वो दो इंटरवल के मिड के दौरान कांस्टेंट है। देखिए ये हमारा डिस्क्रीट सॉल्यूशन है और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन है। तो अगर मैं डिस्क्रीट सॉल्यूशन की बात करूं तो ये दो इंटरवल का जो मिड है ये कौन सा इंटरवल होगा, n-3/2, और ये होगा हमारा n-1/2। ये दो इंटरवल का मिड पॉइंट है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन पावर है ये हमने अज्यूम किया है कि दो इंटरवल के मिड तक वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दो इंटरवल के मिड में कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं हमारा एक्सेलरेशन पावर वर्सेस टाइम। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। द सेम सिचुएशन, t बाई डेल्टा टी represents the total number of sample, और ये end of each interval, end of n-2, end of n-1 and end of n। अब बात करते हैं कि ये ग्राफ इंक्रीमेंट में क्यों आएगा, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और वो डिपेंड करती है टाइम पे। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, 2πf। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, इसीलिए ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं इसका अजम्पशन की। हमने अज्यूम यहाँ ये किया था कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कंप्यूटेड एट द मिडल ऑफ इंटरवल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ इंटरवल कंसीडर्ड। जो भी इंटरवल हमने कंसीडर किया है उस इंटरवल के दौरान ओमेगा को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे इन डिस्क्रीट सॉल्यूशन। तो ये देखिए ये हमारा इंटरवल है n-2 टू n-1, तो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हमने अज्यूम की रखी है। ये हमारा इंटरवल है n-1 टू n, तो उसी दौरान ये भी हमने कांस्टेंट अज्यूम की है। ये हमारा डिस्क्रीट सॉल्यूशन है और ये हमारा कंटिन्यूअस सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं आखिरी ग्राफ, वो है डेल्टा का, डेल्टा वर्सेस t बाई डेल्टा। सेम वे एंड ऑफ इंटरवल n, एंड ऑफ इंटरवल n-1, एंड ऑफ इंटरवल n-2, और इसका भी ग्राफ वो इंक्रीमेंट में आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंगल डेल्टा भी बढ़ता रहेगा, एंगल डेल्टा भी इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पॉइंट आएगा वहां तक वो इंक्रीज होगा और उसके बाद मैक्सिमम पीक आने के बाद वो डिक्रीज होगा। बट सपोज हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम डेल्टा का जो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है वही हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये होगा ये तीनों ग्राफ, ये सिंगल स्क्रीन में आप देख सकते हैं तीनों ग्राफ। ये सभी पॉइंट हमारे इंटरवल है n-2 टू n-1,
n-1 to n, सेम वे n to n-1 to n-2, ये इंटरवल के मिड पॉइंट हो गए n-3/2, n-1/2। ऑन द सेम वे ये भी हमारे इंटरवल है n-2 to n-1 to n। ये तीनों ग्राफ मैंने आपको सिंगल स्क्रीन में दिखाए हैं। अब चलिए बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्यूशन की। सो लेट्स सपोज एट द एंड ऑफ n-1 इंटरवल, n-1 इंटरवल के बाद हमारा एक्सेलरेटिंग पावर कितना होगा, उसे मैं बोलता हूं PA ऑफ n-1 विच इज इक्वल टू PM माइनस P, और P के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा P मैक्स साइन डेल्टा n-1, ठीक है, PM माइनस P मैक्स साइन डेल्टा n-1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। इंटरवल n-1 हमारा एक्सेलरेटिंग पावर होगा PA n-1। ये n-1 इंटरवल पर हमारा एंगल होगा डेल्टा n-1। ये आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने ये एंगल लिया है डेल्टा n-1। ओके, ये बात हो गई हमारी एक्सेलरेटिंग पावर की। अब बात करते हैं एंगल अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा n-1, अल्फा इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं इक्वेशन लग सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है एक्सेलरेशन का, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पर लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम की जगह पे हम लेंगे हमारा टाइम इंटरवल डेल्टा टी। सो फॉर अल्फा n-1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा n-1/2 माइनस ओमेगा n-3/2 अपॉन डेल्टा टी। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि n-1 का ये n-1 जो इंटरवल है, उस इंटरवल के पहले के इंटरवल और बाद के इंटरवल के मिड पॉइंट लिए हैं मैंने, ठीक है। टू रिप्रेजेंट दी n-1 मैंने हाफ इंटरवल उसके बाद का लिया है और हाफ इंटरवल उसके पहले का लिया है, ठीक है। n-1 के बाद का इंटरवल होगा n और n-1 के पहले का इंटरवल होगा n-2। तो एक इंटरवल बनाने के लिए मैंने हाफ पोर्शन यहाँ से लिया है और हाफ पोर्शन यहाँ से लिया है। इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमें दिखाएगी n-1। सो अल्फा n-1 इज इक्वल टू मैंने लिखा है ओमेगा n-1/2 माइनस ओमेगा n-3/2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और इसका लेने का एक रीज़न ये भी है कि एक्सेलरेशन वहाँ तक कांस्टेंट है। देखिए मैं इससे पहले इरेज कर देता हूँ। एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन पावर है, वही एक्सेलरेशन होगा ना। तो ये n-1/2 टू n-3/2 यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो दूसरा रीजन ये भी होगा कि मैंने ये इंटरवल लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम n-3/2 टू एंडिंग एट n-1/2। सो अल्फा n-1 इज इक्वल टू ओमेगा n-1/2 माइनस ओमेगा n-3/2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और एक और इक्वेशन भी है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग पावर डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम m। और ये इंटरवल n-1 है तो उसके लिए मैं एक्सेलरेटिंग पावर भी n-1 इंटरवल का लूंगा। सो अल्फा n-1 इज इक्वल टू PA ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय m। अब हमारे पास अल्फा के दो इक्वेशन आ चुके हैं। अल्फा n-1 इज इक्वल टू ओमेगा n-1/2 माइनस ओमेगा n-3/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और दूसरा इक्वेशन है PA ऑफ n-1/m। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं बाय मीन्स ऑफ दिस वे। सो ओमेगा n-1/2 माइनस ओमेगा n-3/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू PA ऑफ n-1 अपॉन m। तो उस हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूं इक्वेशन नंबर 2 से।
एंगुलर वेलोसिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ ओमेगा वाले टर्म ही रखूँ और डेल्टा 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगी हमारी n-1 इंटरवल के बाद की एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरह से, ओमेगा n-1/2 माइनस ओमेगा n-3/2 इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई एम मल्टीप्लाई बाई पी ए ऑफ n-1। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं, देखिए n-1 इंटरवल के बाद का एक्सेलरेशन पावर, वेलोसिटी हमने निकाल दिए। अब बारी है एंगल डेल्टा की। सो द चेंज इन एंगल ड्यूरिंग n-1 इंटरवल इज डेल्टा ऑफ n-1 इज इक्वल टू डेल्टा n-1 माइनस डेल्टा n-2। देखिए यहां पे ये चेंज इन एंगल फ्रॉम डेल्टा n-1 टू डेल्टा n-2 that is equal to delta n-1. So delta n-1 is equal to delta of n-1 minus delta of n-2. अब ये कितना होगा, that is equal to delta t multiply by omega n-3/2। कैसे होगा ये देखिए, फ्रॉम इंटरवल n-2 टू n-1 हमारी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा n -3/2। ठीक है, ये इंटरवल आप देख लीजिए, n-1 बिटवीन n-1 टू n-2, n-2 टू n-1। तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा n-3/2 और वो जो ड्यूरेशन है वो है सैंपल डेल्टा टी। सो आई कैन राइट डेल्टा n-1 इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू ओमेगा n-3/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो ये चेंज इन एंगल है फॉर n-1 इंटरवल। इसी के बेसिस पे मैं लिख सकता हूं फॉर nth इंटरवल। ठीक है, अगर मैं n-1 तक का लिख सकता हूं तो उसी के जरिए मैं डेल्टा n भी डिफाइन कर सकता हूं। वो कैसे होगा, यहां से मैं एक इंटरवल ऐड कर दूंगा, ये n-1 का है, अगर इसमें मैं एक इंटरवल ऐड कर दूंगा तो वो nth इंटरवल का हो जाएगा। तो उसी हिसाब से क्या होगा, डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा n माइनस डेल्टा n-1 इज इक्वल टू डेल्टा टी ओमेगा n-1/2। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन एंगल एट nth इंटरवल। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ डेल्टा फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 4 और 3 के जरिए मैं फाइंड आउट कर सकता हूं एंगल डेल्टा। सो व्हाट शुड आई डू, आई शुड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, मुझे 4 माइनस 3 करना पड़ेगा अगर मुझे डेल्टा ही निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, डेल्टा n माइनस डेल्टा n-1। ठीक है, डेल्टा n माइनस डेल्टा n-1 और राइट हैंड साइड क्या होगा, डेल्टा टी ओमेगा n-3/2 माइनस डेल्टा टी ओमेगा n-1/2, ओमेगा टी ओमेगा n-1/2 माइनस डेल्टा टी ओमेगा n-3/2। अब क्या होगा, यहां से मैं डेल्टा टी कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा ओमेगा n-1/2 माइनस ओमेगा n-3/2 और आफ्टर दिस कॉमन डेल्टा टी कॉमन लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओमेगा n-1/2 माइनस ओमेगा n-3/2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा। ये इक्वेशन जो हमने पिछली स्लाइड में डिराइव किया था, ये वाला ओमेगा n-1/2 इज इक्वल टू ओमेगा n-3/2, उसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा टी बाई एम इन टू पी ए ऑफ n-1 से। सो फाइनल क्या आएगा इक्वेशन में, डेल्टा n। ठीक है, हमें जो निकालना था वो डेल्टा n इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं राइट हैंड साइड रिप्लेस कर दूंगा तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस। सो डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा n-1 प्लस डेल्टा t मल्टीप्लाई बाई डेल्टा t बाई एम इन टू पी ए ऑफ n-1।
और फिर ये डेल्टा टी मल्टीप्लाई होगा दिस डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी स्क्वेयर. सो फाइनली डेल्टा डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एन माइनस वन प्लस डेल्टा टी स्क्वेयर बाई एम इंटू पी ए ऑफ एन माइनस वन. ये हो जाएगा हमारा चेंज इन एंगल. सो उसके बेसिस पे फाइनल हमारा एंगल क्या लिख सकता हूं मैं. सो आई कैन राइट दैट डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन प्लस डेल्टा डेल्टा एन. ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन चेंज इन एंगल का. अगर ये चेंज इन एंगल है तो एक्चुअल एंगल क्या होगा. एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू पास्ट एंगल प्लस द चेंज इन दैट एंगल ड्यूरिंग इंटरवल डेल्टा टी. ठीक है, ये अगर हमारा चेंज है एंगल का तो हमारा एक्चुअल एंगल कितना होगा. सपोज मैं बोल रहा हूं डेल्टा एन, तो डेल्टा एन एंगल कितना होगा. तो उसके पहले के इंटरवल का एंगल है डेल्टा एन माइनस वन, और वो जो इंटरवल है हमारा डेल्टा टी जितना, उसके दौरान एंगल में कितना चेंज आता है वो हमें इसमें ऐड करना होगा. तो उसके बेसिस पे हमें हमारा फाइनल एंगल डेल्टा एन मिल जाएगा. तो हमारा फर्स्ट इंटरवल क्या होगा. वी शुड पुट एन इक्वल टू वन. ठीक है, पहला एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एन इक्वल टू वन पुट करना होगा. सो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा जीरो प्लस डेल्टा टी स्क्वेयर बाई एम इंटू पी ए जीरो. ठीक है, इसके हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल्टा टी स्क्वेयर बाई एम इंटू पी ए वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. सो इनिशियल एक्सेलरेशन, इसको हम बोलेंगे इनिशियल एक्सेलरेशन. सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा चेंज इन एंगल का. ओके, सो फर्स्ट चेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये होगा डेल्टा डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा जीरो प्लस डेल्टा स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर बाई एम इंटू पी ए जीरो. ठीक है, अगर डेल्टा डेल्टा वन फाइंड आउट करना है तो बाकी सब चीजें तो मिल जाएंगी आसानी से. ये चेंज इन एंगल होगा इनिशियल, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इंटरवल हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें पता है. हमारे लिए दिक्कत वाली बात होगी ये पी ए जीरो को फाइंड आउट करना है. दिक्कत क्या है, तो प्रॉब्लम ये है, ऑन द अकरेंस और रिमूवल ऑफ फॉल्ट और इनिशिएशन ऑफ एनी स्विचिंग इवेंट causes the discontinuity in accelerating power PA. अगर कोई भी फॉल्ट होगा, अगर कोई भी स्विचिंग इवेंट होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा एक्सेलरेटिंग पावर है उसमें डिसकंटिन्यूटी आएंगी. देखिए, ये जो हमने अज्यूम किया है एक्सेलरेशन का, ये कंटिन्यूअस है. ठीक है, ये हमने आइडियल फिलोसॉफी अप्लाई करके ये कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट मोड लिए है. बट जब भी कोई स्विचिंग होगा, जब भी कोई करंट्स होगा किसी भी फॉल्ट का, तब क्या होगा, तो जो ये कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगी डिसकंटिन्यूटी में. सो देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी इन एक्सेलरेटिंग पावर पी ए. सो इफ सच डिसकंटिन्यूटी occurs at the beginning of an interval, then the average of PA, the average of values of PA before and after of discontinuity must be used. ठीक है, अगर ये डिसकंटिन्यूटी अगर इनिशियल पॉइंट पे आती है, जैसे कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया है फर्स्ट इंटरवल पे, अगर इनिशियल इंटरवल पे भी यही डिसकंटिन्यूटी आती है तो हमें क्या करना होगा, हमें वो डिसकंटिन्यू के पहले का एक्सेलरेशन पावर और उस डिसकंटिन्यूटी के बाद का एक्सेलरेशन पावर, वो दोनों निकाल के उसकी एवरेज वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी होगी. ठीक है, सपोज कि ये पी ए जीरो है तो ये पी ए जीरो को हमें डिवाइड करना होगा बिफोर द डिसकंटिन्यूटी एंड आफ्टर द डिसकंटिन्यूटी, और उसकी एवरेज वैल्यू हमें डिफाइन करनी होगी और वो होगा हमारा एक्सेलरेशन पावर एट इनिशियल इंटरवल. वो जो हम इनिशियल कंडीशन में करते हैं बिफोर दी स्विचिंग एंड आफ्टर दी स्विचिंग, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. अगर डिसकंटिन्यूटी आई ऑन द इनिशियल पीरियड ऑफ इंटरवल, देन दैट डिसकंटिन्यूटी शुड बी कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूटी
by considering the before occurrence of fault and after occurrence of fault, उन दोनों का एवरेज लेके हमें ये PA0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो यहां पे मैं PA0 को रिप्लेस कर दूंगा PA0 प्लस बाई 2, ठीक है। PA0 को मैं रिप्लेस कर दूंगा PA0 प्लस बाई 2। कैसे होगा? सो व्हाट इज द PA0 प्लस? सो PA0 प्लस इज द एक्सेलरेटिंग पावर आफ्टर द अकरेंस ऑफ फॉल्ट। सो बिफोर द फॉल्ट, फॉल्ट के पहले क्या होगा? सिस्टम होगी स्टेबल, ठीक है। बिफोर द फॉल्ट क्या होगा? सिस्टम स्टेबल होगी, तो उस दौरान एक्सेलरेशन होगा 0 एंड डेल्टा 0 हमें पता होगा, ठीक है। सो आफ्टर अगर फॉल्ट इज क्लियर, अगर फॉल्ट क्लियर हो जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ nth इंटरवल, तो हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी चाहिए? हमें कंसीडर करना चाहिए उसकी एवरेज वैल्यू। सो PA(n-1) माइनस, वो हमें क्या इंडिकेट करता है? वो हमें बताता है बिफोर द अकरेंस ऑफ फॉल्ट एक्सेलरेशन पावर कितनी थी, और PA(n-1) प्लस क्या इंडिकेट करता है कि आफ्टर अकरेंस ऑफ फॉल्ट एक्सेलरेशन कितनी है। और उन दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे उसकी एवरेज एक्सेलरेशन वैल्यू, और वही वैल्यू होगी हमारी PA0 प्लस बाई 2। सो दैट इज ऑल अबाउट दी स्टेप बाय स्टेप मेथड और पॉइंट बाय पॉइंट मेथड। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।